मित्रों नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों आज हम बात करेंगे बिहार में की राजनीति का। यह बिहार के लिए चुनावी वर्ष है और बिहार के इस चुनावी वर्ष में यात्राओं और पद यात्राओं का दौर लगातार जारी है। हम शुरुआत किया प्रशांत किशोर ने जनसुराज यात्रा। प्रशांत किशोर की जनसुराज यात्रा जब चल रही थी तो लगा कि प्रशांत किशोर जो है बिहार में तीसरी शक्ति के रूप में उभर रहे हैं। उसके बाद नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा शुरू हो गई। नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान नीतीश कुमार जगह जगह घूम घूम कर अपने सरकार की 20 साल की उपलब्धियों को गिना रहे थे। साथ ही 20 साल की उपलब्धियों को गिनाने से ज्यादा नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के 20 साल पहले किए गए कुकर्मों का हिसाब भी दे रहे थे। मतलब नीतीश कुमार जब प्रगति यात्रा कर रहे थे तो अपनी सरकार की प्रगति का रिपोर्ट पेश करने से ज्यादा नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल के दौरान बिहार की जो स्थिति थी उन स्थितियों का भी बखान कर रहे थे तुलनात्मक रूप से। ठीक, खैर राजनीतिक दल होने के नाते ये तुलनात्मक व्याख्या करना नीतीश कुमार का अधिकार था। अब आते हैं तेजस्वी यादव पर। तेजस्वी यादव भी लगातार अगर 2 महीनों से हम देखें तो कार्यकर्ता संवाद यात्रा, जनता संवाद यात्रा लगातार कर रहे हैं। अपने 2 वर्षों के दौरान नीतीश कुमार की सरकार में उप मुख्यमंत्री पद के कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों या हुए कार्यों को अपनी उपलब्धि मानकर उसका बखान करते रहे। जिस प्रकार से उन्होंने जब एक तरह जातिगत सर्वेक्षण की रिपोर्ट जो प्रकाशित हुई बिहार में उसका श्रेय लेते देखे गए। बिहार में जो 4 लाख शिक्षकों की बहाली हुई उसका श्रेय लेते हुए तेजस्वी यादव देखे गए। तेजस्वी यादव का यह कहना है कि 4 लाख शिक्षकों की बहाली या फिर जातिगत सर्वेक्षण जो हुआ बिहार में वो तेजस्वी यादव के कारण हुआ। दूसरी तरफ नीतीश कुमार और नीतीश कुमार की पार्टी के लोग ये लगातार कहते आ रहे हैं कि भाई सरकार नीतीश कुमार की, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तो फिर श्रेय तेजस्वी यादव को कैसे मिलेगा? फैसला तो मुख्यमंत्री के स्तर पर होता है। इस मामले में नीतीश कुमार भी कहीं गलत नहीं है, तेजस्वी यादव भी गलत नहीं है। इसलिए गलत नहीं है कि आपको याद होगा पिछला 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव, तेजस्वी यादव पहले 3 चरण तक चुनाव के प्रचार के दौरान केवल पढ़ाई, सिंचाई, कमाई और दवाई इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ते हुए देखे जा रहे थे। और जब तक इन चारों मुद्दों पर चुनाव केंद्रित रही, तेजस्वी यादव इसी 4 विषय को मुद्दा बनाते रहे, तब तक पहले 3 चरण में तेजस्वी यादव लीड कर रहे थे। चौथे, 5वें, 6ठे चरण में जब चुनाव को जातिगत और सांप्रदायिक रुख दिया गया तो तेजस्वी यादव हारते गए। तो ये तो रही तुलनात्मक रूप से। अब नया एक यात्रा बिहार के अंदर चल रहा है, कन्हैया कुमार का पद यात्रा, नौकरी दो पलायन रोको यात्रा। और ये यात्रा की योजना कन्हैया कुमार बिहार में कांग्रेस पार्टी के प्रभारी महासचिव कृष्णा अल्लावरू और राहुल गांधी की तिकरी ने मिलकर बनाई। जब ये योजना बनी 9 तारीख को, इसी महीने 9 तारीख को घोषणा हुई कि 16 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती तक कन्हैया कुमार मोतिहारी से पटना तक की पदयात्रा करेंगे। उसके बाद एक तरह से महागठबंधन में भूचाल आ गया। भूचाल आया, तेजस्वी यादव गुस्सा हुए, लालू प्रसाद यादव गुस्सा हो गए कि राहुल गांधी इस प्रकार का फैसला कैसे कर सकते हैं। राहुल गांधी कन्हैया कुमार को बिहार कैसे भेज सकते हैं? उस कन्हैया कुमार को, जिस कन्हैया कुमार को लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव फूटी आंखों नहीं सुहाते। राहुल गांधी ने एक और काम किया कि उसमें कन्हैया कुमार के साथ साथ पप्पू यादव को भी बिहार के मुद्दों पर बातचीत करने के लिए खुली छूट दे दी। कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए और राष्ट्रीय जनता दल पर हमला करने के लिए पप्पू यादव को खुली छूट दी गई। पप्पू यादव लगातार कहते हुए सुने जा रहे हैं कि तेजस्वी यादव अहंकारी है। तेजस्वी यादव की राजनीति पर लगातार पप्पू यादव का हमला जारी है। कन्हैया कुमार पलायन रोको, नौकरी दो यात्रा कर रहे हैं। पलायन रोको, पलायन की शुरुआत कब से हुई? इसको भी राष्ट्रीय जनता दल खुद से जोड़कर देख रहा है कि पलायन की शुरुआत तो सबसे पहले बिहार में लालू यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल के दौरान ही हुई। पलायन के लिए बिहार का इतिहास लालू और राबड़ी के शासनकाल को जो व्यवहार मानता है, उस समय की बिगड़ जो कानून व्यवस्था की खराब स्थिति थी उसी दौर में सबसे अधिक पलायन हुआ, सबसे अधिक रोजगार धंधे बंद हुए। जितने भी व्यवसायी समूह थे बिहार से, बिहार छोड़कर भाग गए। पंजाबी व्यापारी थे, मारवाड़ी व्यापारी थे, सिंधी थे, सबके सब बिहार छोड़कर भागे और फिर दोबारा वो लौट कर आए नहीं।
कई ऐसी फैक्ट्रियां थी, कई ऐसी कंपनियां थी जो उस दौर में बंद हो गई, अब वो दोबारा आने वाली नहीं है। तो इस कारण से पलायन 90 के दशक से एक तरह से बढ़ता गया और आज स्थिति यह है कि बिहार ट्रेन से बिहार से प्रतिदिन जो है हजारों और लाखों की संख्या में लोग जो है बिहार से पलायित होते हैं। तो कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार और पप्पू यादव से लालू परिवार लगातार भयभीत रहा है और लालू परिवार के उसके बाद लालू यादव और तेजस्वी यादव द्वारा दी गई धमकी कि अगर कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को राहुल गांधी ने खुली छूट दी तो फिर कांग्रेस और राजद का रास्ता अलग भी हो सकता है। इस चेतावनी के बावजूद राहुल गांधी द्वारा ऐसा फैसला लेने के पीछे मकसद क्या है? अगर उस मकसद को हम मित्रों समझने का प्रयास करेंगे अगर, तो पाते यह है कि कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि तेजस्वी यादव की जो परिस्थिति है, जिस प्रकार से एनडीए में 5 दल है, नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी, अगर ये पांचों पार्टियों का जो वोट बैंक का जो कॉम्बिनेशन है, अगर हम ये देखें तो ये वोट बैंक लगभग 45 से 50% का बनता है। तो राहुल गांधी और राहुल गांधी का जो थिंक टैंक है उसको यही समझ में आ रहा है कि भाई अगर ये 45 और 50% का वोट बैंक है तब तो 2010 का जो परिणाम था उसी परिणाम की पुनरावृत्ति हो सकती है बिहार में। और अगर उस परिणाम की पुनरावृत्ति हुई तब तो फिर कांग्रेस पार्टी के लिए बचता क्या है बिहार में? राजद भी खत्म होगी, कांग्रेस भी खत्म होगी, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो राहुल गांधी ने शायद इन्हीं परिस्थितियों के कारण यह फैसला किया है कि नहीं, तुम ही डूबो, केवल हम तो नहीं डूबेंगे। मतलब राहुल गांधी ने यह फैसला ले लिया कि राजद के साथ, राष्ट्रीय जनता दल के साथ कांग्रेस पार्टी डूबने को तैयार नहीं है, बल्कि अगर डूबना ही है तो कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं अपना अलग अस्तित्व दोबारा बनाने का प्रयास करे। और इसी मिशन में राहुल गांधी, कन्हैया कुमार और पप्पू यादव लगे हुए हैं। एक प्रकार से कांग्रेस पार्टी जो समीकरण बनाने का प्रयास कर रही है वो समीकरण बन रहा है जो जातिगत आधार पर, चूंकि बिहार की राजनीति की चर्चा करेंगे तो फिर जातिगत आधार के बगैर बिहार की राजनीति का विश्लेषण संभव ही नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी की योजना को अगर हम देखेंगे अगर, तो कांग्रेस की योजना में सबसे पहले आते हैं मुसलमान, दूसरे नंबर पर आती है दलित जातियां। क्योंकि आपको पता है कन्हैया कुमार की लोकप्रियता अपनी जाति की तुलना में, जिस जाति से वो कन्हैया कुमार आते हैं, भूमिहार जाति से आते हैं, सवर्णों का समाज से आते हैं, तो सवर्णों में कन्हैया कुमार की जितनी स्वीकारोक्ति है उससे अधिक स्वीकारोक्ति कन्हैया कुमार की मुसलमानों में है और दलितों में है। और उसी स्वीकारोक्ति को कांग्रेस पार्टी इनकैश करना चाहती है। आपने देखा कि विगत दिनों राहुल गांधी दो बार बिहार आए। दोनों बार बिहार क्यों आए? पहली बार आए तब जब अली अनवर अंसारी जो पसमानदा मुस्लिम समाज के नेता है और भागीरथ मांझी जो कि माउंटेन मैन दशरथ मांझी के पुत्र हैं जो जनता दल यू के नेता थे, उनको अपनी पार्टी में शामिल कराया। दोनों को, अली अनवर अंसारी पसमानदा मुस्लिम समाज का नेता और भागीरथ मांझी दलित समाज का नेता, मुसहर जाति का नेता। और दूसरी बार जब आए तो पासी समाज के एक और पुराने नेता जगलाल चौधरी की जयंती में आए। और दोनों बार जब आए तो जातिगत सर्वेक्षण पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि बिहार में जो जातिगत सर्वेक्षण हुआ है वो फेल है, हम जब सरकार में आएंगे दोबारा इस जातिगत सर्वेक्षण को कराएंगे। मतलब तेजस्वी यादव जिस जातिगत सर्वेक्षण का श्रेय ले रहे हैं उसी जातिगत सर्वेक्षण का राहुल गांधी विरोध कर रहे हैं। मतलब सवाल किस पे खड़ा कर रहे हैं? तेजस्वी यादव पर सवाल खड़ा कर रहे हैं राहुल गांधी। और दूसरी तरफ कन्हैया कुमार की जो स्वीकृति है उस स्वीकृति को भजाना चाहते हैं, चुनाव में इनकास करना चाहते हैं, कांग्रेस की ताकत को बढ़ाना चाहते हैं। और तीसरा, कांग्रेस पार्टी नेतृत्वकर्ता की श्रेणी में सवर्ण समाज को रख रही है आगे। अभी भी अखिलेश प्रसाद सिंह कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कन्हैया कुमार पदयात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। तो एक संकेत है कि सवर्ण जो कि कांग्रेस का पुराना वोट बैंक रहा है उसकी प्रतीक्षा में कांग्रेस कर रही है कि कब वो समाज भी हमारे साथ जुड़े। इसलिए कन्हैया कुमार, अखिलेश प्रसाद सिंह ऐसे लोगों को कांग्रेस फ्रंट पे रख रही है। तो कांग्रेस पार्टी की रणनीति बिहार में कहीं ना कहीं अब अपने पैरों पे खड़ा होने की है।
और इसी क्रम में एक और विषय आपको जानने की आवश्यकता है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, चूंकि अखिलेश प्रसाद सिंह जाने जाते हैं लालू प्रसाद यादव के नजदीकी है, इसीलिए इस पदयात्रा में अखिलेश प्रसाद सिंह कहीं नहीं है, कहीं वो देखे नहीं जा रहे हैं। कन्हैया कुमार के द्वारा, कांग्रेस पार्टी के द्वारा आयोजित की जा रही पदयात्रा में कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष ही गायब है। मतलब क्या है? राहुल गांधी, मतलब यही है कि राहुल गांधी ने अखिलेश सिंह को इसीलिए साइड कर दिया कि अखिलेश प्रसाद सिंह लालू यादव के नजदीकी है। तो ये बातें स्पष्ट दिख रही है कांग्रेस पार्टी की रणनीति क्या है। और बाहर पप्पू यादव को रखकर लालू परिवार पर लगातार हमला कराया जा रहा है। पप्पू यादव इसलिए भी जाने जाते हैं। पप्पू यादव की पहचान क्या है? पप्पू यादव की पहचान है पूर्णिया के लोकसभा चुनाव को याद कीजिए, जब तेजस्वी यादव के लगातार 4 दिन कैंप करने के बावजूद तेजस्वी यादव पप्पू यादव को नहीं हरा सके पूर्णिया लोकसभा चुनाव। बीमा भारती की जमानत जब्त हो गई, जो राजद की उम्मीदवार थी, और किस वोट बैंक के बल पर पप्पू यादव की जीत हुई? पप्पू यादव की जीत हुई लालू यादव के राष्ट्रीय जनता दल का जो वोट बैंक है, माई समीकरण का वोट बैंक। मुस्लिम और यादव दोनों जात समाज के लोगों ने पप्पू यादव को झोली भर भर कर वोट डाला। एक और कारण से कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी लालू यादव से अब पिंड छुड़ाना चाहती है, और वो कारण है कि जिस प्रकार की एक तरह से मुस्लिम मतदाताओं के बीच भ्रम की स्थिति बनी है तेजस्वी यादव के कारण, राष्ट्रीय जनता दल की रणनीति के कारण, उस भ्रम की स्थिति के कारण कहीं मुस्लिम समाज के लोग कोई चौथा विकल्प ना ढूंढ ले। चौथा विकल्प चाहे वो प्रशांत किशोर हो सकते हैं, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो सकते हैं, तो ये विकल्प की तरफ मुस्लिम मतदाता न जाए, क्योंकि मुसलमानों को बीजेपी पसंद नहीं है, ये बात स्पष्ट है। लेकिन अब तेजस्वी यादव भी पसंद नहीं है। कई कारण है उसके, उसमें 2 प्रमुख कारण। सबसे पहला कारण कि तेजस्वी यादव ने लगातार इधर के दिनों में लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, यादवों को टिकट देने में उदारता बरतते हैं, लेकिन मुसलमानों को टिकट देते ही नहीं है। और जहां देते भी हैं वहां भी राजद के जो यादव समर्थक है वो राजद के मुस्लिम उम्मीदवार को वोट ही नहीं डालते, और इसीलिए राजद का मुस्लिम उम्मीदवार न विधानसभा जीत पाता है न लोकसभा जीत पाता है। आप याद कर ले, उदाहरण के लिए बता रहा हूं, मधुबनी में अली अशरफ फातमी जैसे मुस्लिम नेता आरजेडी के चुनाव हार जाते हैं, वहां बीजेपी का अशोक यादव को यहां के यादव जाति के लोगों ने वोट दिया। अररिया में आरजेडी के मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव हार जाते हैं, चूंकि अररिया के यादव समाज के लोग वहां बीजेपी के प्रदीप सिंह को वोट देते हैं। विधानसभा चुनाव में भी राष्ट्रीय जनता दल के अब्दुल बारी सिंह के चुनाव इसलिए हार जाते हैं कि चाहे अलीनगर हो चाहे केवटी विधानसभा सीट हो, दोनों जगह पर मुस्लिम उम्मीदवार को आरजेडी के जो यादव मतदाता है वो बीजेपी के हिंदू उम्मीदवार को वोट देते हैं, आरजेडी के मुस्लिम उम्मीदवार को वोट नहीं देते। तो ये जो परिस्थितियां है कि एक तो टिकट नहीं देती है आरजेडी, और जिनको टिकट मिलता भी है उनको भी आरजेडी के जो यादव मतदाता है वो उनको चुनाव हरवा देते हैं। तो इस कारण से मुस्लिम मतदाता में एक भ्रम की स्थिति है, जो बीजेपी के साथ साथ अब तेजस्वी यादव को भी पसंद नहीं करती। तो वो मतदाता जो तेजस्वी को भी पसंद नहीं करती, कहीं प्रशांत किशोर के खेमे में न चल जाए, ये कांग्रेस की चिंता है। और उसी चिंता के कारण कांग्रेस मुस्लिम मतदाताओं के बीच लोकप्रिय अपना सबसे बड़ा चेहरा कन्हैया कुमार को बिहार के मैदान में उतार दिया, जिससे कि उन मुस्लिम मतदाताओं को कांग्रेस प्रशांत किशोर की तरफ जाने से रोक सके। तो ये 3-4 कारण हैं जिन कारणों से लालू यादव, तेजस्वी यादव के लगातार विरोध के बावजूद राहुल गांधी ने कन्हैया कुमार को बिहार की धरती पर कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करने के लिए एक तरह से आगे कर दिया है। अब देखिए परिणाम क्या होता है। चुनाव अभी में 7 महीने का समय है, माहौल किस प्रकार का बनता है, जैसे जिस प्रकार की प्रगति होगी हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी नजर बनाए रखिएगा, हमारे चैनल को अपना आशीर्वाद देते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।